सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं द ट्वीट पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने खास कार्यक्रम जिसमें खबरों का एनालिसिस हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। आइए आज की भी कुछ प्रमुख खबरों को हम देखते हैं जो हमारे लिए प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के विषय में। वर्तमान समय में 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। इन्होंने 2 दिसंबर 2018 को कार्यभार कि धारण किया था और ये रिटायर्ड हो रहे हैं 13 अप्रैल 2021 को। तो जब ये रिटायर्ड होंगे तो इनका स्थान लेने के लिए नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी और यह होंगे 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त। और जिस नाम की चर्चा चल रही है, जिनके बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, उनका नाम है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा अभी क्या है, चुनाव आयुक्त के रूप में है। आपको पता है कि जो निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय है, तो उसमें अभी कि सुशील चंद्रा शामिल हैं। लेकिन क्या होगा, 13 अप्रैल को यह मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएंगे और इस पद पर यह 14 मई 2022 तक रहेंगे। इससे पहले यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सुशील चंद्रा के कार्यकाल में गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग, जिसको हम चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है। इसके ऊपर जिम्मेदारी है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं इनको करवाने की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। और संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक क्या किया गया है, चुनाव आयोग के विषय में जिक्र किया गया है। उसमें कार्यकाल, पात्रता, शक्तियां, सभी चीजों का उल्लेख है। आपको पता है कि प्रारंभ में अर्थात जब आजादी के समय ये जो चुनाव आयुक्त का पद था यह सिंगल था, अर्थात एक केवल कि चुनाव आयुक्त होते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में यह 3 सदस्यीय हो गया, पुनः इसको 1 सदस्यीय कर दिया गया। लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से इसको पुनः 3 सदस्यीय कर दिया गया है, जो कि वर्तमान समय में भी 3 सदस्यीय बना हुआ है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और अन्य जो आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल जो होता है इनका 6 वर्ष या कि 65 वर्ष होता है। इनका जो पद होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। सीईसी को पद से हटाना का जो प्रक्रिया है वो कैसे हटाए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उनको हटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इरावदी डॉल्फिन के विषय में। यह जो नाम है इरावदी डॉल्फिन, यह म्यांमार की जो इरावदी नदी बेसिन वाला क्षेत्र है उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी के कारण उस डॉल्फिन को क्या बोला जाता है, इरावदी डॉल्फिन बोला जाता है। इरावदी डॉल्फिन का जो प्राकृतिक वास क्षेत्र है या उनके लिए जो सबसे ज़्यादा सुटेबल कंडीशन है वह इरावदी, जो म्यांमार की इरावदी नदी क्षेत्र है उसी में पाई जाती है। और इसी के कारण इस डॉल्फिन को इरावदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। हालांकि सर्वाधिक संख्या वर्तमान समय में आप देखेंगे तो बांग्लादेश में आपको दिखाई देगी। यह एक स्तनपायी जीव है जो कि अति संकटापन्न है, अर्थात बहुत ही कि क्रिटिकल कंडीशन में है। इसको अगर हम लोगों ने संरक्षित नहीं किया तो यह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। कंबोडिया के लिए सबसे पवित्र जीव के रूप में जाना जाता है। और ये जो डॉल्फिन है, तो हम अभी बात कर रहे थे इरावदी डॉल्फिन की, लेकिन अगर डॉल्फिन जीव को देखें तो लगभग सभी समुद्रों में पाया जाता है, लेकिन भूमध्य सागर में सर्वाधिक यह पाया जाता है। इसकी 40 प्लस, यहाँ पर 404 लिखा है, गलत है, 40 प्लस प्रजातियां हैं, लेकिन मीठे पानी की सिर्फ 4 प्रजातियां हैं। भारत की गंगा नदी में दृष्टिहीन जो डॉल्फिन पाई जाती है, यह क्या है, इसको 2009 में हमने क्या किया है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर रखा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये कि जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है, इसको सुस के नाम से जाना जाता है। इरावदी जो डॉल्फिन है इस
समय जो है कि विलुप्त होने की कगार की ओर बढ़ रही है। कारण यह है कि मछली पकड़ने के दौरान, विस्फोटक कार्यों के दौरान, रसायन को छोड़ने के दौरान संख्या इनकी क्या हो रही है, कम हो रही है। इनका शिकार इसलिए किया जाता है क्योंकि चर्बी से जो तैयार जो तेल होता है काफ़ी महंगा बिकता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उड़ीसा की जो चिल्का झील है वहाँ पर इनको देखा जा रहा है। इरावदी डॉल्फिन के लिए ये जो उड़ीसा का जो आपका चिल्का झील है एक सुरक्षित स्थल बनता जा रहा है। यहाँ पर जो इरावदी डॉल्फिन है उसको विशेष संरक्षण दिया गया है और इरावदी डॉल्फिन की संख्या तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है। 146 से लेकर 156 तक यहाँ पर संख्या इरावदी डॉल्फिन की बताई जा रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया के किस क्षेत्र में इरावदी डॉल्फिन मिलता है तो आप चिल्का झील का नाम लीजिएगा। आपको पता है कि यह जो इरावदी जो है कि डॉल्फिन है इसको हम लोगों ने वन्य जीव संरक्षण 1972 की परिशिष्ट 1 में रखा है, साइट्स की भी परिशिष्ट 1 में है और IUCN की रेड लिस्ट में ये अति संकटापन्न अर्थात जो है कि क्रिटिकल कंडीशन में है। तो यह जो है कि साइट्स 1 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत होने के कारण इसका शिकार क्या है, प्रतिबंधित है और IUCN भी ये प्रयास कर रहा है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसीलिए उसने रेड लिस्ट की सबसे जो है कि खतरनाक कंडीशन में इसको रख रखा है। अब हम बात करेंगे नदी को प्रदूषण मुक्त करने की पहल के विषय में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे से वर्चुअल बैठक की। तो यह जो नाम है मार्क रूटे, याद रखिएगा कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इन्होंने जब मीटिंग हुई तो जलवायु परिवर्तन पर बात किया, आतंकवाद पर बात किया, महामारी पर बात किया, लेकिन सबसे बड़ी जो बात हुई वह हुई भारत और नीदरलैंड ने दोनों ने कहा कि हम मिलकर नदियों को प्रदूषित करेंगे। दरअसल नीदरलैंड की जो पहचान है वह स्वच्छ जल के लिए है सब और सबसे सुरक्षित डेल्टा वाले देश के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई पानी को काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो इसी के लिए कहा गया कि अब क्या करेंगे, नीदरलैंड के साथ मिलकर हम अपनी नदियों को साफ करने की पहल करेंगे। 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की 521 बड़ी नदियों में से 323 नदियां क्या हैं, अति प्रदूषित हैं। जैसे कि आपको पता है गंगा, यमुना, बेतवा, घाघरा, काली, हिंडन, भीमा, गोमती, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, गोदावरी, झेलम, नर्मदा, साबरमती, सतलुज, तीस्ता, ये जितनी नदियों का हमने नाम लिया, जो भी प्रमुख नदी आप देख रहे हैं सब क्या है, प्रदूषित हैं। नदी प्रदूषण के कारण क्या क्या होते हैं आप मुझे बता सकते हैं अगर चाहें तो। अब हम बात करेंगे मेघालय की उमगोंट नदी के। तो उमगोंट जो नदी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये देश की सबसे साफ नदी मानी जाती है। इसकी जो पहचान है वो देश की सबसे साफ नदी के रूप में। ये कितनी साफ है इसको इस रूप में देखिए कि ये इसका जो पानी है कांच की तरह क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। इस पर जो नाव आप चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वह कांच पर चल रही है, अर्थात इसमें कोई छोटा सा टुकड़ा भी अगर जमीन पर गिर जाता है तो भी वो दिखाई देता, इतना साफ पानी है। तो ये जो नदी है इसकी एक खासियत है और इसी के कारण यह जो है कि भारत की सबसे जो है कि साफ नदी के रूप में अपनी पहचान रखती। इसकी अगर अवस्थिति आप देखेंगे तो मेघालय की राजधानी शिलोंग से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर जो है कि पूर्वी जयंतिया जो हिल्स वाला क्षेत्र है वहां पर आपको दिखाई देगा, अर्थात बांग्लादेश की सीमा से पास में ही आपको दिखाई देगा। और ये जयंतिया जो खासी समुदाय के लोग हैं मेघालय के, यह इस नदी को काफ़ी महत्व देते हैं, काफ़ी तरह से इसको जो है कि सम्मान देते हैं और इसकी साफ सफाई करते रहते हैं। इस नदी के किनारे अगर देखा जाए तो आदिवासी लोगों के लगभग 300 यहाँ पर जो है कि गांव है, 3 प्रमुख गांव हैं जिसमें 300 लगभग जो है कि घर हैं और इस सभी लोग मिलकर इसकी साफ सफाई हमेशा करते रहते हैं। महीने में इन लोगों के लिए अनिवार्य है कि 3 से 4 दिन क्या करते हैं, कम्युनिटी डे के रूप में घोषित करते हैं और उस दिन हर घर से एक व्यक्ति क्या होता है, सफाई के लिए जाता है और बाकी हमेशा ये लोग सफाई उसकी करते रहते हैं और इसी के कारण ये पानी इतना साफ है। आप गूगल करके इसकी इमेज दे सकते हैं। चारों ओर चूंकि इसके हरियाली है और पानी एकदम साफ है, इसीलिए इसको कहा जाता है ये स्वर्ग में बहने वाली नदी है। समझिए कितनी अच्छी जो है कि यह नदी होगी जिसके लिए यह उपमा दी जा रही है। नदी से कुछ दूर जो है कि एक गांव है जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है माओ लिन नोंग। यह जो गांव है एशिया का सबसे जो है कि साफ गांव के रूप में इसको जाना जाता है। स्वाभाविक है पूरा जो क्षेत्र है साफ सफाई के मामले में अद्वितीय है। यहाँ पर गंदगी फैलाने पर 5,000 जुर्माना है और नवंबर से लेकर अप्रैल तक यहाँ पर पर्यटक खूब आते हैं, क्योंकि यह जो नदी वाला क्षेत्र है यहाँ पर पर्यटन करना, इस इतने साफ पानी को देखना अपने आप में एक अद्भुत जो है कि क्षण है। इसके ऊपर एक झूलता हुआ पुल बनाया गया है जिसको बांग्लादेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हाल ही में क्या हुआ है, मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने यहाँ पर एक बांध के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। 210 मेगावाट का यहाँ पर
बिजली उत्पादन करने के लिए एक बांध बनाया जाना है जिसका नाम है उमंगोट जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं नहीं, हम इसको नहीं बनने देंगे, क्योंकि यह जो है कि ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर आदिवासी लोग हैं, जनजाति लोग हैं, तो यहाँ पर जन सुनवाई होनी थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने उस जन सुनवाई का भी विरोध किया। लोगों का कहना है कि हम जन सुनवाई में चाहे कुछ भी कहें, सरकारें अपने हिसाब से कर ही लेती हैं, इसलिए हम जन सुनवाई में शामिल नहीं होंगे और हम इस बात का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो 12 गाँव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पूर्वी खासी हिल्स और पश्चिमी जयंतिया हिल्स में यह के बीच में परियोजना बनने वाली है। इस परियोजना से इन लोगों को चिंता यह है कि खेती योग्य जो भूमि है वो समाप्त हो जाएगी। वैसे ही मेघालय के कुछ ही क्षेत्रों में खेती हो सकती है। सर्दियों में पानी जो है कि जो बांध बनने से समाप्त हो जाएगा। आजीविका पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, और जब यहाँ पर बांध बनेगा तो नदी इतनी स्वच्छ नहीं रह जाएगी, और इस नदी का एक सांस्कृतिक महत्व भी है। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर, जिस पर हम बात करेंगे बिहू पर्व के विषय में। तो आपको पता है असम का मुख्य पर्व है, वर्ष में 3 बार इसको मनाया जाता है। तो बिहू पर्व 3 बार मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक को बोला जाता है बोहाग बिहू, इसी को बोला जाता है बैसाख बिहू, या इसी को बोला जाता है रंगाली बिहू। तो ये जो बिहू है एक ही बिहू है, जिसका बोहाग बिहू कह लीजिए, बैसाख बिहू कह लीजिए, और रंगाली बिहू, ये तीनों एक ही के नाम है। और ये किससे मनाया जाता है? फसल बुआई का यह प्रतीक है, अर्थात जब फसल बोने का समय होता है तो उस समय बोहाग बिहू, बैसाख बिहू या रंगाली बिहू मनाया जाता है, और यहीं से नए वर्ष का शुभारंभ मानते हैं असम के लोग। दूसरा जो बिहू है वह है भोगाली बिहू या फिर माघ बिहू, जो कि फसल की कटाई का क्या है, त्योहार माना जाता है। और तीसरा जो बिहू है उसको बोला जाता है काठी बिहू या कांगली बिहू, जो शरद ऋतु का त्योहार है। तो हमने क्या कहा कि वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, तो सबसे लास्ट में मनाया जाता है काठी बिहू, उससे पहले भोगाली बिहू, और उसके पहले क्या है, बोहाग बिहू। अभी हमें बात करनी है बोहाग बिहू, और यह क्या है, अप्रैल माह के मध्य में यह प्रारंभ होता है। इस बार 13 अप्रैल को यह जो है कि मनाया जाएगा। ये जो प्रथम दिन, इसके दिन क्या होता है, गाय, जो इसको गाय बिहू बोला जाता है, क्योंकि गाय को नदी में ले जाकर नहलाते हैं, और यह मानते हैं कि यहीं से असम के लोगों का नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। दूसरा दिन जो होता है उसको मनु बिहू या मानो बिहू के नाम से जाना जाता है, अर्थात लोग मेल मिलाप करते हैं। बोहाग बिहू 1 सप्ताह तक चलता है, लगभग जो है कि 1 माह तक इसका आयोजन होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि इस बार 13 अप्रैल को मनाया जा रहा है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। और यह जो सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन इस समय हो रहा है, पिछले साल यह जो आयोजन नहीं हो पाए थे कोविड के कारण, हालांकि कोविड के केसेस इस समय ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप देख ही रहे हैं जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं वो ठीक तो खैर नहीं है। अब हम बात करेंगे गुड़ी पड़वा के विषय में। इस साल ये 13 अप्रैल को मनाया जाएगा। महाराष्ट्र, गोवा, दक्षिण भारत के कई राज्यों में गुड़ी पड़वा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसी से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। उत्तर भारत में जो है कि नवरात्र का प्रारंभ यहीं से होता है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन क्या किया था, सृष्टि का निर्माण किया था। एक मान्यता है कि मराठा छत्रपति शिवाजी युद्ध जीतने के बाद पहली बार इसी दिन गुड़ी पड़वा मनाए थे, इसलिए हम लोग भी मनाते हैं। एक मान्यता यह है कि महाभारत में युधिष्ठिर का राज्यारोहण हुआ था, वह इसी दिन हुआ था, इसके रूप में मनाया जाता है। हालांकि इसके पीछे जो प्रमुख कारण है सभी राज्यों, जो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, दक्षिण भारत के, वह है कि यह जो फसल चक्र के प्रारंभ के किसानों के लिए रबी फसल चक्र का प्रारंभ होता है, इसके रूप में मनाया जाता है। एक मान्यता यह भी है कि भगवान राम ने बाली का वध करके इस क्षेत्र को आतंक से मुक्त किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि हमने कहा कि नई फसल के आगमन की खुशी का क्या है, त्योहार है, और इसी के कारण इसको फसल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो गुड़ी है इसका अर्थ होता है विजय पताका। इसी के कारण जो कि गुड़ी जो पर्व है उस दिन क्या होता है, एक ध्वज घरों पर फहराया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, साफ सफाई की जाती है, पकवान बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र का जो पारंपरिक व्यंजन है जिसको बोला जाता है पूरन पोली और श्रीखंड, मीठे चावल, ये इस दिन बोलते हैं। इसको उगादी या प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपसे पूछा जाए उगादी या प्रतिपदा के विषय में, तो आपको क्या करना है, इसी जो है कि पर्व का नाम ले लेना। अब हम बात करेंगे बैसाखी 2021 के विषय में। तो 13 अप्रैल को कृषि पर्व के नाम से इसको भी मनाया जाएगा। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में फसल की कटाई का यह प्रतीक है। इसी के कारण क्या होता है, शाम को इस दिन जो है कि आग जलाकर लोग बैठते हैं चारों तरफ, और उसमें जो नया फसल का उत्पादन हुआ नए अन्न को डालते हैं। सिख समुदाय में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जो है कि 13 अप्रैल 1699 को उन्होंने
इसी दिन क्या किया था, बैसाखी वाले दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इसी के कारण ये जो है कि एक आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। इसे मेष संक्रांति भी बोला जाता है। बैसाखी जो है कि के दिन ही बंगाली कैलेंडर का प्रथम दिन और पंजाबी नए साल का क्या होता है, प्रारंभ होता है। इस दिन क्या होता है, आकाश में जो है कि विशाखा जो नक्षत्र है वह रहता है और उसी की वजह से इसको बैसाखी पर्व बोला जाता है। आई होप आप इन खबरों को समझ पाए होंगे संक्षेप में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।